अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम जहां रोज़ाना बात करते हैं मुख्तलिफ हेल्थ के टॉपिक्स पे और घर बैठे बताते हैं आपको उन बीमारियों के इलाज। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, विंटर्स आते ही जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनका अस्थमा का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है या बहुत सारे लोगों को अस्थमा होने भी लग जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए अस्थमा होता क्या है। अस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है जिधर हमारी सांस की नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर बात की जाए कि किस तरह हमें पता लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा खांसी का आना, जैसे ही आप ऐसे इन्वायरमेंट में निकलें जहाँ पे स्मोक है, पोल्यूशन है, उससे टाइम आपका सांस बंद होने लग जाना, रात को सीधा बेड पे लेटने से सांस का बंद होना, तो ये हमारे पास कुछ भी चीज़ खाना वो गले में ऐसे महसूस होना, अटक गई है, तो ये कुछ हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं अस्थमा के। अगर बात की जाए कि अस्थमा की कॉजेज़ क्या होते हैं, हमारे पास अस्थमा के जो है वो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, लेकिन मेजर कॉज जो है वो हमारे पास होता है एलर्जन, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको एलर्जी है और आपका उससे अस्थमा ट्रिगर होता है। तो ये हमारे पास ऑटो इम्यून या जेनेटिक जो अस्थमा है वो आ जाता है। उसके साथ साथ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनमें आजकल जैसे स्मोक इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्मोक जो है वो एक अस्थमा का कॉज हो सकती है। उसके अलावा जो है ऐसे एनवायरनमेंट में बैठना जहाँ पे पैसिव स्मोकिंग यानी वो स्मोक का धुआं आपकी सांस की नाली के अंदर जा रहा है, ये हमारे पास जो है वो वजह हो सकती है। तो अगर बाकी जो है वो हमारे पास डाइट जो है, अगर डाइट ठीक नहीं होगी तो वो भी अस्थमा की एक बहुत मेजर वजह बन सकती है। और अगर डाइट ठीक नहीं होगी तो जिन लोगों को अस्थमा है उनका अस्थमा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो आगे ब्रोंकाइटिस, डिफरेंट लंग प्रॉब्लम्स, इन सब को भी कॉज कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी बेहतरीन डाइट है जो आप इस्तेमाल करके अपना जो अस्थमा है उसको वर्स्ट होने से बचा सकते हैं और अस्थमा से बच सकते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे हम हर बीमारी में आपको बताते हैं कि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। मॉडरेशन इज़ अ की, कि हर बीमारी से बचने के लिए आप मॉडरेट अमाउंट में खाएं, लेकिन अपनी बीमारी के मुताबिक वो थेराप्यूटिक डाइट पे एम्फसाइज करें जो आपकी बीमारी को बढ़ने नहीं देती। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास कुछ फूड्स आपको बताती चलूँ जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी जो हमारी सांस की नालियों के अंदर इन्फेक्शन इकट्ठी हो गई हुई होती है उस इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करती है। तो उनमें हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स में हमारे पास जिंजर यानी अदरक आ जाता है, हल्दी आ जाती है, फ्लैक्सीड्स आ जाती है, प्रोटीन्स भी हमारे अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं, यखनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। ऑन द अदर हैंड वो चीज़ें जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं वो चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। तो इन्फ्लेमेशन को जो है वो हमारे पास कुछ स्टार्ची गुड्स जो है जैसे राइस है, योगर्ट आ जाता है, ऐसे फूड्स जो कि ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक होते हैं जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाती हैं, इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमारी इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करता है और वो जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसको स्टिक कर देता है कि अगर आप बीमारी में आप फिर भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैग्नीशियम इनरिच फूड्स। जो मैग्नीशियम होता है वो क्या करता है कि हमारी मस्कुलर एक्टिविटी को बूस्ट करता है, उसके साथ साथ जो है वो हमारे जो एयर पैसेज वे है उसको क्लियर करने में हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम इनरिच फूड्स में हमारे पास डार्क चॉकलेट आ जाती है, नट्स आ जाते हैं, रेजिन्स आ जाती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, मिल्क आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर मैग्नीशियम का एक अच्छा कंटेंट मौजूद होता है, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे फूड्स होते हैं कि जो कि हमारे एलर्जी जो है उसको ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। तो अस्थमा अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वीट, पीनट्स और हमारे पास जो ग्लूटन वाली चीज़ें हैं, चूँकि वो उनके अंदर कुछ एलर्जेंस या फिश ये एलर्जी को थोड़ा एक्टिव करती हैं, तो आपने पहले देखना है कि अगर आपको ये चीज़ एलर्जी कर रही है तो आपने इस चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके अलावा हाइड्रेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम कंसीडर नहीं करते, अस्थमा वाले पेशेंट्स मोस्टली डिहाइड्रेटेड होते हैं। वो कहते हैं हम ज़रूरत से पानी पिएंगे तो शायद वो पानी फेफड़ों में चला जाएगा और हमारे फेफड़ों को अफेक्ट कर देगा, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है।
आप जितना ज़्यादा पानी पीते हैं आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड होती है, लेकिन आप जो है वो पानी साफ़ पिएं, क्योंकि जितना पानी आप साफ़ पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होते हैं। तो इस वजह से आप पानी जो है उसका ख़ास ख्याल रखें। उसके अलावा ओबेसिटी जो है वो मोटापा, जब हमारा वेट ज़्यादा बढ़ता जाता है हमारा सांस ज़्यादा फूलता है। तो आप अस्थमा पेशेंट्स के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो अपने वेट को जो है वो मेंटेन रखें ताकि उनका अस्थमा जो है वो ज़्यादा ट्रिगर। उसके अलावा आयरन एनरिच फूड्स जो होते हैं, आपको पता है जैसे कि हमारी सांस लेने में आयरन एनरिच फूड्स बेहद मददगार साबित होते हैं। तो आयरन एनरिच फूड्स में हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं, ऑर्गन मीट आ जाता है। तो अस्थमा पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बॉडी के अंदर आयरन लोड्स जो है उनका ख़ास ख्याल रखें। तो ये कुछ हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त से टिप्स थी कि जो हम डाइटरी जो है ये वाली चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करके अस्थमा जैसे प्रॉब्लम से बच सकते हैं, इसको मेंटेन रख सकते हैं। बाकी कुछ हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। हम हमेशा कहते हैं एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। तो एहतियाती तदाबीर में आपको बहुत आसान सी 5 टिप्स बताती चलूँ कि जिसमें आपने हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। जो फूड्स मैंने आपको बताए इन पे आपने एम्फेसाइज करना है, और जो फूड मना किए हैं उनको अपनी ज़िंदगी से कुछ अरसे के लिए, जब तक आपकी वो बीमारी मेंटेन हो जाती है, तब तक एलिमिनेट कर देना है। स्मोकिंग को अवॉइड करना है, और अगर आप स्मोक नहीं करते हैं तो ऐसी इन्वायरमेंट जिधर स्मोक हो रहा है उसको अवॉइड करना है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह पे जाना है, हॉस्पिटल है या जहाँ पे कोई बैक्टीरिया वायरसेस इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप अपने जो माउथ, नोज़ और ईयर्स हैं इनको जो है वो कवर्ड रखें। उसके अलावा बैलेंस डाइट जो है उसको फॉलो करना है, कोई भी चीज़ जो है एक्सेस में इस्तेमाल नहीं करनी। उसके अलावा लास्ट टिप एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम जितना फिज़िकल एक्टिविटी जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा सांस फूलता है, जिसकी वजह से शायद फेफड़े ठीक काम नहीं। देखिए, हम जितना सांस लेते हैं एक्सहेल इनहेल का प्रोसेस वॉक फिज़िकल एक्टिविटी में बेहतर होता है। तो इसलिए आप जो है एक साफ़ इन्वायरमेंट में जो है वो वॉक करें, उससे आपका अस्थमा ट्रिगर नहीं बल्कि बेहतर होगा। तो अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्थमा या फिर सांस से मुतल्लिका कोई भी आपको बीमारी है तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट, जनरल फिजिशियन को कंसल्ट करें ताकि वो आपको प्रॉपर आपको डाइटरी थेराप्यूटिक डाइट बताए कि ये डाइट फॉलो करके आप अपनी इस बीमारी को मेंटेन रख सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।